हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारे बीपीएससी एईडी सीरीज का डे 11 और आज की इस डे में हम जानेंगे स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता मानी गई है। संविधान निर्माताओं का स्पष्ट मत था कि यदि जनता सर्वोच्च है तो कानून भी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। इसी विचारधारा के आधार पर भारतीय संविधान में विधायिका की व्यवस्था की गई। संघ स्तर पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया गया, यानी संसद को, जबकि राज्यों में यही अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ का कार्य करते हैं। मतलब कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में दोनों ही बहुत जरूरी है, चाहे वो संसद हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो। अब बात करते हैं हम संसद की अवधारणा के बारे में कि इसका संवैधानिक आधार क्या है। संसद के बारे में संविधान के भाग 5 में दिया गया है और उसमें अनुच्छेद जो 79 है वो संसद की संरचना की बात करता है कि संसद में राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा। यानी आर्टिकल 79 यह स्पष्ट रूप में कहा है कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका अर्थ यह है कि संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भी इस संसद का अभिन्न अंग है। हालांकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी भूमिका के बारे में, जिसका वर्णन आर्टिकल 85 में दिया गया है, 111 में दिया गया है, आर्टिकल 123 में दिया गया है। आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को भी भंग कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद की बैठक और कार्यवाही का संवैधानिक प्रारंभ राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 111 की, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करता, तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। तो आर्टिकल 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात करते हैं और आर्टिकल जो 85 है वो संसद सत्र बुलाना, स्थगन और लोकसभा भंग करने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसकी बात करते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 123 यानी 123 की, जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में किसी तात्कालिक कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश अस्थायी प्रकृति का होता है और संसद की स्वीकृति के बिना अस्थायी कानून नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं हम लोकसभा यानी जनता की प्रतिनिधि संस्था यानी जनता के सदन के बारे में। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 83(2) की, जिसके अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास पर आधारित एक अस्थायी संस्था है। आर्टिकल 84 यह निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना तथा उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सरकार की जवाबदेही की। संविधान के आर्टिकल 75(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार तब तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, और यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है और इस प्रकार वास्तविक राजनीतिक शक्ति लोकसभा के पास निहित होती है। अब बात करते हैं मनी बिल यानी धन विधेयक की, जिसका प्रावधान आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक में कर,
सरकारी व्यय, बजट और सरकारी कोष से संबंधित विषय शामिल है। राज्यसभा इस प्रकार के विधेयकों पर केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। तो ये बात ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है कि मनी बिल पर राज्यसभा क्या अधिकार है। तो राज्यसभा मनी बिल को केवल सुझाव दे सकती है, उसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि धन सीधे जनता से जुड़ा विषय है और जनता का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा करती है। अब बात करते हैं राज्यसभा यानी राज्यों के सदन। राज्यसभा को संघवाद की रक्षक संस्था भी कहा जाता है। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये नामित सदस्य जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। आर्टिकल 83 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब जैसे लोकसभा भंग हो जाती है वैसे राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसके हर 2 साल पे 2/3 सदस्यों का वो होते रहता है, कार्यकाल पूरा होते रहता है और ये एक चक्रीय प्रक्रिया की तरह चलते रहती है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आर्टिकल 84 के अनुसार 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 249 राज्यसभा को यह विशेष अधिकार देता है कि यदि वह राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे तो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। तो आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि वो अगर मतलब सही समझ रहा है तो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है। और आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS का सृजन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्यसभा संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आर्टिकल 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। अब बात करते हैं विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 107 से 111 के बीच में है। कोई भी विधेयक सबसे पहले किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, 3 वाचन के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह विधेयक कानून बन जाता है। और धन विधेयकों के लिए यह प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है क्योंकि वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। अब बात करते हैं हम, और जो धन विधेयक है इसका प्रावधान आर्टिकल 109 में किया गया है। अब बात करते हैं हम राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की, जिसका वर्णन संविधान के भाग 6 में दिया गया है। आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषदें शामिल होती हैं। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की विधायी भूमिका के बारे में, जो कि है आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग कर सकता है। वही जो कि आर्टिकल 200 है, ये राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे या पुनर्विचार के लिए लौटाए या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। और आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति है। अब बात करते हैं विधानसभा यानी राज्य की वास्तविक शक्ति के बारे में। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होती है। आर्टिकल 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आर्टिकल 173 के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 164(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार का अस्तित्व विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद को अनुभव का सदन कहा जाता है। आर्टिकल 169 संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या उसका उन्मूलन कर सके। तो आर्टिकल 169 के अनुसार ही संसद को यह अधिकार है। और आर्टिकल 171 जो है
ये विधानसभा की संरचना विधान परिषद की संरचना बताता है, जबकि आर्टिकल 172 के अनुसार यह भी एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा की तरह। अगर वन लाइन में समझे तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लोकसभा वास्तविक राजनीतिक शक्ति, राज्यसभा संघवाद का रक्षक और विधानसभा जो होता है वो राज्य की वास्तविक सत्ता है, जबकि लोकसभा जो है वो केंद्र की वास्तविक सत्ता है। और धन विधेयक केवल निचले सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखते हैं। संसद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर देश की दिशा तय करता है, जबकि राज्य विधानमंडल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बनाकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करता है। और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी शक्ति और सफलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, तो आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब PDF डाउनलोड करें तो उसको अच्छे से देख के आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें का एक एक आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके BPSC AEDO के लिए तो है ही, साथ साथ बिहार रिलेटेड या स्टेट रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको PDF के थ्रू अगर देख लें तो भी अच्छा है, या अदरवाइज आप वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं आपके साथ कल डे 12 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।